हेलो गाइस, स्वागत है आपका आर के स्टडी ग्रुप में। और मैंने कल एक वीडियो डाला था अपने प्रस्तावना से संबंधित। कुछ मुझे इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे थे, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं प्रस्तावना से संबंधित। तो मतलब सवाल कई बार मतलब हमारे स्टूडेंट्स के गलत होते हैं ना, तो मैं लाता रहूँगा ऐसे ऐसे वीडियो, जिससे जो सवाल हमारे गलत होने की पॉसिबिलिटीज़ है उनको कम करने की कोशिश करेंगे हम। जैसे कि प्रस्तावना में बहुत सारे शब्द जोड़े गए, लेकिन उन एग्जैक्ट शब्दों को हमें याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या जोड़ा गया है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी हाल फिलहाल के लिए मैं आज आपके लिए एक संविधान संशोधन करके टॉपिक लेके आया हूँ। ये पूरा टॉपिक है ना, आज मैं कोशिश करूँगा इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करें। और इतनी तो गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जा पाएगा। मतलब कितना भी अंदर से वो पूछ लेगा ना, ये पीडीएफ मेरी आप मेरी जो ये पीडीएफ देख लीजिएगा। और मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा अगर हुआ तो। और अगर इस पीडीएफ से और मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप अगर ध्यान से सुन लेना, तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ सर, है ना। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी एक अच्छी मतलब तैयारी कर रहा हूँ, है ना। तो जितनी भी कमियां हैं ना, मतलब कमियों को जोड़ तोड़ के यहाँ तक पहुँचे कि अभी आपको कुछ बता सके, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा कंटेंट क्लियर कराओ आपको। एक एक चीज़ अपन क्लियर करते चलेंगे। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा बात को खींचते नहीं लंबा। ओके ठीक है। तो अभी हम आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। सबसे पहले हम संविधान संशोधन की बात करते हैं। संविधान संशोधन, है ना, संविधान संशोधन ये हमारा टॉपिक है। संविधान संशोधन से मतलब है कि संविधान में संशोधन करना, करेक्शन करना। अब ज़्यादा अपन खींचते नहीं है टॉपिक को, बट जितना हो सके कुछ अच्छा क्लियर कराऊंगा। संविधान संशोधन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने 1950 के समथिंग, है ना, 1950 के समथिंग, है ना, हमारा जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था, है ना। तो उस समय जब लागू किया तब संविधान संशोधन उसमें उन्होंने जोड़ दिया था। उनको पता था कि अभी के जो हालात है उस हालात में ये संविधान जो हमने बनाया वो ठीक है, बट आगे आने वाले हालातों में हम रहे नहीं रहे, पता नहीं क्या चेंजेज आएंगे हमारे देश में, है ना। तो उन्होंने कहा कि आगे भी आने वाले भावी पीढ़ियाँ हमारी, है ना, या भावी जो हमारा देश का फ्यूचर है जो भी होगा, चाहे देश की जो यूथ होगी वो इस चीज़ को समझेगी। या इनको लगा कि भाई हमने जो, क्योंकि लिमिटेशंस थी ना उस समय बहुत सारी लिमिटेशंस थी 1950 के आसपास। हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करके हम इस संविधान तक पहुँचे थे। और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो हमें पता थी कि हमें लागू करनी है, लेकिन नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय के हालात ऐसे नहीं थे, है ना। जैसे कि पंचायती राज, है ना, 74वां संविधान संशोधन करना पड़ा था हमें। 73वां ये नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। 73वां संविधान संशोधन करना पड़ा था, ठीक है, ग्राम पंचायत से संबंधित। तो वो उस समय हमें पता था कि एक बेहतर लोकतंत्र के लिए, है ना, एक बेहतर लोकतंत्र के लिए ग्राम पंचायतों का, क्योंकि जो गांव का मतलब देश का विकास है ना, एक गांव से शुरू होता है। अगर जिस देश का गांव विकसित है वो तो देश वैसे ही विकसित हो जाएगा ना। गांव शहर वो सब विकसित होते ही जाएंगे। तो उस समय हमें पता था कि, लेकिन उस समय के हालात ऐसे नहीं थे कि इस सिस्टम को लागू कर पाए, है ना। तो अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे उस पर, बट मुझे आपको ये समझाना था कि समय के साथ जब बदलाव होगा तब संविधान निर्माताओं ने सोचा कि हम क्यों ना कुछ ऐसा ऐड कर दे कि जिसके तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है ना। तो उन्होंने हमें संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल 368 दिया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, आर्टिकल 368। अब इसमें भी सब पार्ट है इसके। फर्स्ट आर्टिकल 361 और आर्टिकल 362, ये दो पार्ट है, ठीक है, ये दो पार्ट है अपने। अभी हम संविधान संशोधन, अब देखो पहली लाइन है हमारी कि हाँ, संविधान संशोधन के लिए तीन प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान है। तीन प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान है संविधान संशोधन के लिए, ओके। अब वो संविधान संशोधन की, अगर हमारे एग्जाम में देखो, एग्जाम में क्वेश्चन हम पॉलिटिक्स में एक वर्ड में आपको बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस चीज़ को आप समझ लेना, जिसकी पॉलिटी अच्छी करनी है ना, उसको है ना एक वर्ड पर फोकस करना पड़ेगा। कई बार क्या हम ऊपरी ज्ञान लेके चले जाते हैं और लगता है कि हमने पॉलिटी कवर कर ली, बट बहुत सारे मेरे जैसे स्टूडेंट है जो 3 से 4-5 बार पढ़ते हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो हवा निकल जाती है कि ये क्वेश्चन आया तो आया कहाँ से, है ना। मैंने टॉपिक तो सारा क्लियर करा था। तो उसके चलते मैं आपको इतना बता दूं कि हम ऐसा आज कुछ नहीं छोड़ेंगे संविधान। कुछ बारीक सी मिस्टेक रह भी जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 99% अपन सही से आप सुनते जाना, ठीक है। चलो, तो अभी हमारे संविधान में संविधान संशोधन तीन प्रकार के हैं, ठीक है। अब संविधान, मैं क्या कह रहा हूँ, संविधान में संविधान संशोधन तीन प्रकार के। मैं आर्टिकल 368 में नहीं कह रहा हूँ कि संविधान संशोधन तीन प्रकार के। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना, कि अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया, हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान में संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं को अपनाया गया है, तो हमारे संविधान में संविधान संशोधन के आपको आंसर देना है तीन प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। कितनी? तीन। कौन कौन सी?
एक तो साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, एक तो साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा और एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। ये 3 प्रकार के हमारे संविधान में ये संविधान ने 3 प्रकार के संविधान संशोधन दिए हमें, ठीक है। लेकिन अगर बात करेगा हमारा एग्जामिनर, ठीक है, अगर हमारे एग्जामिनर बात करते हैं कि बताओ कि आर्टिकल 368 के अनुसार हमारे संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए की प्रावधान है ना, तो हमारे संविधान में अगर हमें वो पूछेगा तब हमारे संविधान हमको बताएंगे कि 2 प्रकार के, एक तो आर्टिकल 368(1) और आर्टिकल 368(2), ठीक है। ये बारीक सी चीज़ें मैं सही बता रहा हूँ, आपको बहुत गलतियाँ करोगे आप इसमें, क्योंकि हमको पता है कि हमें सीधा सीधा कोई पूछता है ना कि संविधान संशोधन कितने प्रकार, हम सीधा सीधा बता देते 3 प्रकार के। लेकिन अगर मैं आपको ये भी पूछ लूँ ना, अभी मैंने बताया तो पता चल गया होगा शायद बहुतों को, लेकिन अगर मैं ये पूछ लूँ ना कि आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन बताता है वो हमारे संविधान में कितने प्रकार के, तो हम सीधे सीधे कह देंगे वो भी 3 प्रकार के, लेकिन नहीं, 368(1) और 368(2) 2 प्रकार के ही है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से है ना, अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से, तो एक पहला तो है कि भाई साधारण बहुमत द्वारा, क्या है, साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन, ठीक है। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, दूसरा क्या है, विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, क्या है, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा, डोंट वरी, है ना। अगर आपने ये थोड़ा सा पार्ट ढंग से पढ़ लिया तो बाकी आने वाले संविधान संशोधन उसमें तो कुछ नहीं करना है, उसमें तो जो प्रावधान किए वो देखना है, उनके साल देखने किस साल वो हुए थे, रिलीज हुए थे, और बाकी उनके अंदर क्या क्या प्रावधान किया गया था वो देखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है हमें, मोस्टली हमें यहाँ समझने की वाली बात है, ठीक है। साधारण बहुमत से मतलब है कि सदन में उपस्थित मतदान करने, सदन में उपस्थित, सुनो, साधारण बहुमत से मतलब है कि सदन में उपस्थित, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो साधारण बहुमत से हमारा यहाँ पर मतलब है कि सदन में उपस्थित प्लस मतदान करने वाले, क्या है, सदन में उपस्थित, मैं आपको एक सेकंड बता देता हूँ, ये देखो साधारण बहुमत से क्या मतलब है हमारा यहाँ पर, साधारण बहुमत से मतलब है कि सदन में उपस्थित प्लस मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों द्वारा। तो मतलब इससे मतलब ये कि साधारण बहुमत का सीधा सीधा मतलब आप ये समझिए कि अगर सदन में कोई उपस्थित है, जैसे 100 लोग उपस्थित है या 100 सांसद उपस्थित है, ठीक है, सदन में, और उनको कोई नॉर्मल सा संविधान संशोधन करना है साधारण सा, तो वो कुछ नहीं करेगी, जितने भी संख्या है उसका आधा प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, उसका आधा, क्यों कि आधे, तो फिर आधे अगर हाँ भरेंगे आधा ना भरेंगे तो फिर इसका फैसला कैसे होगा, है ना। तो उसके लिए उनको आधा प्लस 1 करना पड़ेगा, मतलब आधा तो हाँ भरेंगे और 1 एक्स्ट्रा हाँ भरना पड़ेगा, तब जाके उसका संशोधन हो पाएगा। अगर आधे हाँ भर रहे और आधे ना दे रहे और 1 प्लस और भी है, मतलब आधे हाँ, आधे ना दे रहे और प्लस 1 और ना दे रहा है, मतलब ना देने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो फिर वो संविधान संशोधन नहीं हो पाएगा साधारण बहुमत, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद है विशेष बहुमत, क्या है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, ये हमारा संशोधन कैसे है कि सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत प्लस उपस्थित एंड मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। देखो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, है ना, एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कि 2 प्रकार के संविधान संशोधन है, ठीक है, 3 प्रकार के, वो तीनों प्रकार के मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम है उनकी, ठीक है। एक तो है साधारण, क्या है, एक तो साधारण जो हमने पहले बात की, साधारण से मतलब कुछ नहीं है, जैसे कि अगर 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं तो उसमें से अगर 51 लोग भी अगर हाँ भरते तो वो संविधान संशोधन, ये हो गया साधारण, साधारण सा है ना, 100 थे उसमें से 51 ने हाँ भरा, अब 50 हाँ भरेंगे 50 ना देंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन ये 51 का हो पाएगा, ठीक, चलो ये चीज़ हो गई। अब विशेष साधारण बहुमत तो हो गया, अब हो गया, अब ये कह रहे हैं कि विशेष बहुमत, ठीक है। अब जो है हम क्या कह रहे हैं, विशेष बहुमत, ये जो हमने लिखा है ना विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से हमारा क्या मतलब है, एक सेकंड, हाँ, विशेष बहुमत से हमारा मतलब है कि विशेष बहुमत से हमारा मतलब है कि देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, हाँ, विशेष बहुमत से मतलब है 2/3, है ना, 2/3। देखो साधारण में तो हमारा 1/2 प्लस 1, और यहाँ पर है विशेष बहुमत मतलब 2/3। बहुतों को पता ही नहीं साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में अंतर क्या है। विशेष बहुमत से मतलब ये है कि अगर कोई विधेयक पर साधारण बहुमत चाहिए तो उसको कितना, अगर मान लो कि 100 है, ठीक है, 300 लोग हैं, 300 फॉर एग्जाम्पल 300 लोग हैं, तो अगर मुझे किसी विधेयक पर मुझे साधारण बहुमत चाहिए तो 300 में से मुझे कितने लोगों को समर्थन चाहिए होगा, अगर मान लो कि 300 लोग हैं और उसमें मुझे साधारण बहुमत चाहिए तो कितने चाहिए, 151 का, अगर 151 हाँ बनेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, 151, ठीक है। लेकिन अगर विशेष बहुमत 368(1) के अनुसार अगर विशेष बहुमत की हमें जरूरत है तब हमें 2/3 विशेष बहुमत समझ लो, 2/3 का मतलब है कि जितने भी सदन में उपस्थित लोग हैं उनका 2/3, फॉर एग्जाम्पल ये 2/3 और हमने कितना कहा 300 का, तो ये 100 और 200, मतलब कि वहाँ पर हमें साधारण बहुमत के लिए 151 लोगों की जरूरत थी। साधारण बहुमत के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत थी, साधारण के लिए हमें 151 की जरूरत थी, लेकिन विशेष के लिए हमें कितने की जरूरत है, विशेष के लिए हमें 200 लोगों की ज़रूरत है।
इस चीज़ को आप गांठ बांध लो, ठीक है। ये विशेष बहुमत है, समझ रहे हो ना। 300 में से 200 लोग देंगे तो विशेष बहुमत, 300 में से 151 लोग देंगे तो साधारण बहुमत, ठीक है। ये मैंने एक आपको एग्जैक्ट आंकड़ा देकर एग्जांपल देकर समझाया, कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। अगर अब देखते हैं संविधान में, संसद में जैसे कि संसद में लोकसभा में 543 है ना, राज्यसभा में 245 है, तो उनका 2/3 देख लेना आप, जितने भी उपस्थित होते हैं उस समय जो भी विधेयक पारित हो पाता है, ठीक है। ये 2/3 से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन 368(2), ठीक है। अब उस बारे में अपन बात करते हैं 368+2। ये क्या है कि इसमें विशेष बहुमत तो आप समझ ही गए होंगे क्या है विशेष बहुमत, है ना। अब विशेष बहुमत मतलब 2/3, मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने 200 लोग लिए तो वो 200 लोग तो लिए ही लिए, है ना। वो 200 लोग तो हमने लिए ही लिए, 200 लोग तो हमने लिए ही लिए, ठीक है। प्लस क्या, राज्यों की अनुमति भी लेनी होगी हमें, आधे राज्यों की, है ना। क्या करना होगा हमें, आधे राज्यों की अनुमति भी हमें लेनी होगी, समझ रहे हो। कम से कम आधे राज्यों की अनुमति लेनी होगी 368, तो इसीलिए ये विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन हमें आवश्यक है, समझ रहे हो। विशेष बहुमत के लिए हमें 368 प्लस राज्यों का विशेष, ये देखो क्या बोला हुआ इसमें, संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। यहाँ पर विधानमंडल से संबंधित है विधानसभा प्लस विधान परिषद, ठीक है। हम अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको तीनों समझ में आ गए होंगे आपको, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। अब अगर हमें संविधान संशोधन में साधारण बहुमत की बात करेंगे तो हम कहेंगे साधारण बहुमत संविधान आर्टिकल 368 में उल्लेख नहीं है इसका, ठीक है। आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं है ये साधारण बहुमत। आर्टिकल 368 में कौन कौन से, एक तो 368(1) और ये 368(2), ओके, समझ गए इस चीज़ को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ हो गई। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना तो कसम से आपको सब कुछ समझ में आ गया मोस्टली, है ना। अभी आपको सिर्फ वही ध्यान रखना है कि कौन कौन साधारण बहुमत से होंगे, कौन विशेष बहुमत से होंगे और कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो विशेष बहुमत प्लस जिनके लिए राज्यों का अनुसमर्थन लगेगा। और इसका एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आ गया। अभी जो सेट का एग्जाम हुआ है, अभी जो सेट का एग्जाम हुआ ना, वहाँ पर भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मैंने क्वेश्चन मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, बट वहाँ पर भी इस क्वेश्चन एक ऐसा पूछा गया था, बहुत लेवल का सवाल था, काफ़ी कुछ, ठीक है। और एक बार सेट के एग्जाम जिसको भी लगता है ना कि मैंने पॉलिटिक करी है ना, मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहूँगा एक बार सेट का एग्जाम, अभी जो सेट का पेपर हुआ पॉलिटिक की, उसमें क्वेश्चन देखना, है ना। मतलब हम जो सोचते हैं ना उससे काफ़ी कुछ ऊपर है ना पॉलिटी, है ना। हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना, पढ़ना नहीं समझना पड़ेगा पॉलिटी को, है ना। जिस प्रकार को मैथ को समझते हैं ना, पॉलिटी भी समझने वाली चीज़ है। चलो ठीक है, समझते हैं अभी इसको। अभी अपन बात करते हैं साधारण। अब देखो समझ में आ गया ना, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। साधारण बहुमत में क्या होगा कि आधे से संसद में उपस्थित लोग जो हैं या सदस्य जो है सदन में उपस्थित मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्य, ठीक है। विशेष बहुमत में क्या होगा कि 2/3, याद रखो 2/3 सदन की कुल देखो इसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत प्लस उपस्थित एंड मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है, ये होगा। और विशेष बहुमत में क्या होगा कि राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संविधान संशोधन। विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, ये तीनों समझ में आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके किस आर्टिकल में हमें या कैसे कैसे प्रावधानों में हमें साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, किस प्रावधानों में हमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, और ऐसे कौन से प्रावधान है जिसमें विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है, ठीक है। अब साधारण बहुमत की बात करें, ये आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन अलग से इसके भी बनते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं माना गया इसे। अगर आर्टिकल 368 के अंदर अगर संविधान संशोधन के पूछे गए हमें तो 2 ही बताने हैं, ये 368(1) और 368(2), ये दोनों देख लीजिए आप, ओके। उसके बाद आते हैं साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। पहले इसी पे बात कर लेते हैं, छोटा सा है, उसको क्लियर कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा, अब देखो आपको समझ में आ गया ना कि आधे से अधिक लोग अगर समर्थन करेंगे तो हो जाएगा इस संविधान संशोधन, ठीक है। अब कुछ पार्ट ऐसे हैं, अब इनको तो 368(1) और 368(2) इन दोनों के तहत तो हमें प्रावधान करने हैं ही है। कुछ संशोधन ऐसे हैं जो अपन 368 का यूज़ किए बिना ही कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पे उल्लेख किया गया कि हम वहाँ पर संविधान संशोधन कर सकते। जैसे हम देखें कि अनुच्छेद 2 आप सबको पता होगा कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश, मतलब संघ मतलब हमारा देश, हमारा भारत, ठीक है, हिंदुस्तान, उसमें नए राज्यों का अगर प्रवेश कराना है तो अनुच्छेद 2 दिया हुआ है, उसमें प्रावधान दिए गए। अब इस अनुच्छेद 2 के तहत इसमें कुछ हमें ज़्यादा जरूरत की नहीं, इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब संघ में हमारे देश में कोई नया राज्य मिलना चाहता है, स्वीकृति है उसे, जैसे सिक्किम मिला था हमारा, है ना, 36वां संविधान संशोधन हुआ था शायद उसका, तो हाँ ठीक है, तो वो मिला था। ऐसे ही बहुत सारे हमारे में विलय हुए, ठीक है, हमारे देश में।
तो उसके लिए हमें किसी विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें कि राज्यों की आवश्यकता है कि राज्यों को पूछने की, क्योंकि वो तो मिल रहा है ना अपने में। अब उसके लिए हमने इतना लंबा प्रोसीजर जैसे 368(2) विशेष बहुमत करो, फिर राज्यों का अनुसमर्थन करो, उसके लिए हमने ये कर दिया, तो फिर तो वो कैसे आएगा अपने अंदर? राज्य कोई माने कोई नहीं माने, और राज्यों की परमिशन लेने की ज़रूरत कहाँ है हमें? जब देश विकास कर रहा है, जब देश के अंदर कुछ चीज़ ऐड हो रही है ना, जब कुछ अच्छा ही हो रहा है, तो उसमें फिर इतना क्योंकि इसके इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रोसीजर लगता है ना, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो कितना ही टाइम लग जाता, हम खुद विधेयक पारित ही नहीं हो पाते कुछ तो ये प्रोसीजर, और वो इतना उसके पास जो भी हमारे देश में मिलना चाहिए, उसके पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि वो आपके इस प्रावधानों के तहत मतलब उलझे, है ना, 6-6 महीने 7-7 महीने या साल पर। उसका तो सीधा सा होगा ना, पूछा है अब हम अपने को डायरेक्ट एक्शन लेना है, नहीं तो कोई और पहुंच जाएगा वहाँ। तो ऐसे कंडीशन में हमारे लिए संविधान में सीधा प्रावधान किया गया कि भाई संघ में अगर नए राज्यों का प्रवेश कराना है तो कुछ नहीं करना, सदन में अगर जितने भी उपस्थित लोग हैं उनका आधा प्लस एक कर दो, है ना। आधे से अधिक संख्या है, आधे से अधिक मान लो, है ना। आधा प्लस एक की तो जरूरत, वो में दोनों बात तो एक ही है, आधे से अधिक मान लो आप, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब अगर हमें आर्टिकल पूछे कि भाई साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किन किन आर्टिकल में किया जा सकता है, तो देखो कौन कौन सा आर्टिकल है वो। अनुच्छेद 2, ठीक है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, ठीक है, और अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद आर्टिकल 239 क मतलब ए, और अनुसूची 2, है ना, और आर्टिकल अनुसूची ए फर्स्ट, अनुसूची 5th, अनुसूची 6th, अनुसूची 8th, है ना। ये इन सब में अगर हमें संशोधन करना है तो हमें साधारण बहुमत की ज़रूरत है और किसी बहुमत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 3 में क्या है। आर्टिकल 3 हमें कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम, सीमा में परिवर्तन। अगर हमें नए राज्यों का निर्माण करना है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम, सीमा में परिवर्तन करना है, तो हम आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं। आर्टिकल 3, फिर आर्टिकल 11 नागरिकता से संबंधित प्रावधान, ठीक है। फिर आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषद का सृजन एंड समापन। विधान परिषद का सृजन एवं समापन। एक आर्टिकल 169, ये वीपी से मतलब मेरा यहाँ पर विधान परिषद है, ठीक है, आप समझ जाइए इसको। विधान परिषद क्या है? विधान, राज्यों में विधान परिषद करनी है, अगर गठन करना है ना, तो हमारा राजस्थान में अभी विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधान परिषद का अगर गठन करना है तो आर्टिकल 169 साधारण बहुमत की हमें आवश्यकता पड़ेगी। कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं है इसमें, है ना, इतनी, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हम बात करें यूटी से मतलब है मैंने यहाँ पर क्या है, मेरे खुद के नोट से और खुद के समझ के हिसाब से लिखे हैं मैंने। यूटी के मतलब यूनाइटेड टेरिटरीज, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, है ना। आप इसको अगर नहीं समझ पाओ तो मैं बता देता हूँ, केंद्र शासित प्रदेश, है ना, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं आधी क्लास को आज पॉज करूंगा, और रेस्पॉन्स सही रहा तो मैं कल भी आधी क्लास लेके आ जाऊंगा, ठीक है, पर अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आर्टिकल 169 हो गया, है ना। उसके बाद यूटी हो गया। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधान मंडल या मंत्री परिषदों का सृजन से मतलब है निर्माण, है ना। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधान मंडल या मंत्री परिषदों का सृजन। आर्टिकल 239 क भी कह सकते हो, ए भी कह सकते हो इसको, 239A, ठीक है, 239A, है ना, ये सब, ठीक है। तो ये उसमें प्रावधान है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के वेतन भत्ते कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 2 में, ठीक है। 2 सवाल बनते हैं इससे। अगर डायरेक्टली कोई पूछ लेगा कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, ठीक है, किस आर्टिकल में है या किस अनुसूची में है, तो अगर अनुसूची पूछे तो हमें अनुसूची 2 है। और ये भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते किस संशोधन द्वारा बदले जा सकते हैं या संशोधन किया जा सकता है, तो वो है साधारण बहुमत द्वारा। उसके लिए हमें विशेष बहुमत या फिर राज्यों के अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। चलो फिर उसके बाद पहली अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 8वीं अनुसूची। इन अनुसूचियों में भी अगर हमें चेंजेस करना है तो भी हमें साधारण बहुमत की ज़रूरत है। ज़्यादा ये विशेष बहुमत प्लस राज्यों का इनकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो कौन कौन से है। पहली अनुसूची अगर आपको नहीं पता है तो मैं फटाफट बोल के बता देता हूँ आपको। पहली अनुसूची में हमारे राज्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र उन सब का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ठीक है। जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, जो एरियाज है अनुसूचित मतलब शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है हमारे ये 5वीं अनुसूची में, ठीक है। और उसके बाद 6ठी अनुसूची में, तो 6ठी अनुसूची में तो आप जानते हो ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को इन सब को छोड़कर बाकी इन सब के बारे में विशेष प्रावधान किए गए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब के बारे में, असम, मेघालय,
त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन सब के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। AMTM, ओके ठीक है। उसके बाद विशेष प्रावधान किए गए। उसके बाद 8वीं अनुसूची तो आप सब जानते हो, भाषा से संबंधित है अपनी, ठीक है। उसमें सारी भाषाएं 22 भाषाएं हैं सारी, तो वो सब। तो मेरे अभी यहाँ तक पढ़ने से आप क्या समझे, इससे हमें ये समझ में आया कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 11, आर्टिकल 169, आर्टिकल 239A, अनुसूची 2 और अनुसूची 1, अनुसूची 5, अनुसूची 6 एंड अनुसूची 8, इन सब में अगर हमें संशोधन करना है तो हमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है इसके लिए, ना ही विशेष बहुमत पर राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत है। हम साधारण बहुमत द्वारा इनका संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, ये हो गया आप सबके, ओके। अब ये सब हो गया। अब आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत कुछ नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं आपको साधारण बहुमत में क्या क्या होता है वो बता दूं, अगर मैं आपको विशेष बहुमत में क्या होता है वो बता दूं, तो उसके बाद जो बचेगा वो तो सब इसी में आएगा ना, है ना। समझ रहे हो इस चीज़ को। अगर साधारण बहुमत का हमें पता चल जाए, अगर विशेष बहुमत का हमें पता चल जाए, जो बाकी जो शेष रहा संशोधन वो सब किस में आएगा, वो सब 368(1) में आएगा, है ना। कॉमन सेंस की बात है ना ये सारी चीज़ें, तो कि भैया अगर मुझे ये पता है तो बाकी जो बचा वो तो सब इसका ही होगा ना, है ना। चलो उसमें वाली बात है। तो अभी है ना, अब अगर अपन साधारण बहुमत मैंने बता दिया आपको, ये साधारण बहुमत है सारा। अगर इसमें कुछ भी संशोधन करना है, साधारण बहुमत आर्टिकल याद रखना, ये मत सोचना आपकी साधारण बहुमत याद कर ले वो, मतलब एग्जामिनर ऐसे ऐसे सवाल बनाएगा ना एग्जामिनर ऐसे ऐसे सवाल बनाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। अपन को सीधा पूछेगा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किन किन अनुच्छेदों में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, फिर उसमें हमें कहेगा अनुच्छेद और फिर वो लिख के भी नहीं देगा कि संघ राज्य क्षेत्र में नया प्रवेश, ऐसा कुछ नहीं लिख के देगा। वो बोलेंगे सीधा अनुच्छेद 2, वो क्रम वाइज देगा, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 11 और दे देगा अनुच्छेद 280, है ना, जिसमें अपने वार्षिक वित्तीय विवरण है 280 में, ऐसा कुछ दे देगा। अब और फिर नीचे बी पार्ट में देगा कि भाई आर्टिकल, फिर बी पार्ट में कुछ और आर्टिकल देगा, फिर सी पार्ट में कुछ और आर्टिकल, फिर अपने को समझ में ही नहीं आएगा कि अपने तो ये पढ़ के गए थे कि उसमें ये अपने को ये पता ही नहीं है कौन कौन सा आर्टिकल शामिल है। तो मोस्टली मेरे हिसाब से आप ये ध्यान रखना कि अनुच्छेद 2, 3, 11, 69, 169, 239 का अनुसूची 2, 1, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, ये भी याद रखना है ना, उसमें भी कुछ कह सकता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 368(1). तो इसमें कुछ खास नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ कि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत प्लस उपस्थित एंड मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। 2/3 मैंने समझा दिया आपको विशेष बहुमत क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब संविधान, इसमें देखो क्या लिखा मैंने, मुझे पता था ना कि मुझे मैं अगर ये दोनों क्लियर कर दूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बाकी जो बचा वो सब इसी का होगा, है ना। तो मैंने इसी के चलते अपने नोट्स क्लियर करे हैं कि अगर इसमें देखो इसमें अगर मैं संविधान के लगभग सभी संशोधन इसी प्रक्रिया द्वारा किए गए हैं, ठीक है। संविधान के लगभग सभी संशोधन इसी प्रक्रिया द्वारा किए गए हैं। साधारण बहुमत एंड राज्यों के समर्थन वाले, मैंने ये क्या लिखा, देखो मैंने क्या लिखा कि साधारण बहुमत एंड राज्यों के समर्थन वाले संविधान संशोधन को छोड़कर, फिर मैंने साफ साफ लिख दिया कि हमारे संविधान में जो संशोधन होते हैं ना, वो मोस्टली हमारे संविधान में जो संविधान संशोधन हुए हैं वो इसी बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा किए गए। क्यों कि साधारण बहुमत वाले अपने को समझ में आ गया कि ये अगर करने तो मुझे साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा मुझे विशेष बहुमत पर राज्यों के अनुसमर्थन वाले में वो मैं अभी आपको बता दूंगा कौन कौन से, अगर वो दोनों समझ में आ गए तो उसके अलावा जो बचेंगे वो तो सब आपके इसके होंगे ना। तो इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हैं, तो वो बताने की जरूरत नहीं थी, वो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मैं वो समझ आ जाए, वो समझ 368(2) विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन दोनों समझ में आ जाएंगे, तो 368(1) में क्या है विशेष बहुमत, वो सब क्या है वो अपने को वैसे ही समझ में आ जाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा संविधान संशोधन, मतलब कि अपन बात करेंगे अभी अपन बात करेंगे इसकी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी हम बात करेंगे इसकी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ ज़्यादा समझ में आने वाला आपको इस बारे में, ठीक है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि जितना हो सकेगा ना मैं आपको बेस्ट दूंगा इस क्लास में। मुझे एक चीज़ की कमी खल रही है इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे नोट्स आपको कुछ समझ से परे होंगे आपके, पर इसको मैं कुछ टाइम के चलते सही कर दूंगा। अभी मेरे भी खुद के भी RS के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और U के भी एग्ज़ाम्स थोड़े है, प्रिपरेशन कर रखी है, तो अभी इतना टाइम नहीं रह पाता कि मैं वो सब बता पाऊँ। लेकिन ये सब चीज़ें भी मैंने इसलिए चालू करी है क्योंकि मेरा रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्यार देना, और नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या कंटिन्यू करें नहीं करें, ठीक है। ओके, क्लास वैसे ही लंबी हो रही है। चलो मैं इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट तक खींचूंगा, पर ये तीनों संविधान संशोधन आज आप क्लियर करने का, उसके बाद हम कल नेक्स्ट कुछ अच्छा ही समझाऊंगा। मैं कह रहा हूँ अगर इस क्लास में आपने मुझे सुन लिया ना, मैं कह रहा हूँ आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, एक एक चीज़, है ना।
अगर ढंग से सुन लिया तो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है। चलो चलो, ये नोट तो मैंने आपको बता दिया सारा, ठीक है। अब विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन क्या है? विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, ये समझ में आ गया ना, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, ठीक है। ये विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, अब हम इसके बारे में पढ़े। इसके जो नोट्स है ना वो मैंने इस तरफ बना दिया ना, ये इस तरफ बना दिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि मैं अपने पेज पे मतलब छोटा और मतलब थोड़ी राइटिंग छोटी और मेरे एक ही मतलब जितना बड़ा टॉपिक होगा ना, मैं जितना लंबा पेज खींचता हूँ उतना अपने को आलस जैसा लगने लगता है, मेरा ये मानना। तो मैंने अपने सुविधा के हिसाब से मैंने एक पेज पे 2 या ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो मैंने 3 पेज पे कवर करने की कोशिश करी होगी, जिससे क्या है मुझे फटाफट रिवीजन हो जाए, फटाफट शॉर्ट नोट्स की तरह रिवीजन हो जाए। तो मैंने उस हिसाब से अपना ये कवर करा, मैनेज करा, आप देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। चलो अभी मैं आपको ये संविधान संशोधन देखो, विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन, यह संविधान संशोधन की सबसे कठिन प्रक्रिया है। सीधी सी बात है ना। अब एक तो इसमें 2/3 समर्थन, आपको पता है ना, मतलब लोगों की सोच कितनी चेंज है ना। मतलब अपने पास जो खड़ा होता है ना एक से दूसरा व्यक्ति, उसका और हमारा विचार मिलना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत मुश्किल होता है कि अगर विचार मिल पाए ना। तो अब मान लो आपकी 543 अपने लोकसभा में सदस्य, ठीक है, और सभी का संयुक्त अधिवेशन है ना। तो 543 लोकसभा में सदस्य और 245 अपने राज्यसभा में सदस्य, मतलब कुल मिला के 5 3 8 4 4 8 और 7, हाँ 788, टोटल 788 मेंबर है हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है, संसद में, ठीक है। तो संसद में एक तो साधारण बहुमत, चलो ठीक है, उनको तो मान भी ले। उसके बाद ये संसद में अपने को विशेष बहुमत, मतलब उन 5 7 8 मतलब 788 है ना, इनका हमें 2/3 बहुमत चाहिए होगा, है ना। अब इनका 2/3 बहुमत, अब 2/3 बहुमत से मतलब अब समझ लो इसको, है ना, कि 2/3 बहुमत से क्या मतलब हो सकता है। 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 और ये 3 जगह 18 और 3 एकम, ठीक है, मतलब 250 के समथिंग, मतलब कम से कम मुझे 500 के समथिंग चाहिए, है ना। कम से कम मुझे 500 के समथिंग चाहिए, समझ लो, 500 के समथिंग मुझे मेंबर चाहिए जो इस विशेष बहुमत को पारित कर सके। ये तो विशेष बहुमत हुआ अभी तक हम मुझे आधे राज्यों का समर्थन लेना, वो अलग की बात है। तो सबसे कठिन प्रक्रिया हुई कि नहीं हुई, है ना, कठिन प्रक्रिया हुई सबसे। ये 500 के समथिंग मेंबर जो होंगे वो तो अभी तक मुझे केवल विशेष बहुमत मिला है उस विधेयक के लिए। अब क्या पता हमारे राज्य 28 है ना, अब 28 में से मुझे कम से कम 14 राज्यों का समर्थन चाहिए होगा, आधा कम से कम आधे राज्यों का समर्थन चाहिए मुझे, है ना। आधे राज्यों की विधानमंडलों का समर्थन, कितना, किनका, विधानमंडल में 2 आते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद, है ना। जहाँ पर विधान परिषद है उनका दोनों का, और जहाँ पर विधानसभा ही है तो केवल विधानसभा का, तो इनका समर्थन चाहिए हमें। तो इतना फिर ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन विशेष ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों रखी? क्योंकि कुछ ऐसे प्रावधान है जो विशेष है ना, उनको चेंजेस करना, इनके राज्यों के समर्थन की जरूरत क्यों, आपको क्या लगता है क्यों पड़ी होगी? क्योंकि वो कहीं ना कहीं राज्यों को इफेक्ट करेंगे, है ना। आप समझ लो इस चीज़ को, विशेष बहुमत से अगर कोई राज्यों का अनुसमर्थन क्यों चाहिए? ऐसे टॉपिक भी चाहिए ना जो राज्यों को प्रभावित करेंगे। अब देख लो, साधारण बहुमत के द्वारा अपन कर रहे थे, तो उसमें हम संघ राज्य क्षेत्र में कोई नया क्षेत्र ऐड कर रहे थे, तो उसमें क्या राज्यों को क्या इफेक्ट करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो राज्य को भी इफेक्ट करेगी, तब जाके उनमें विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन की जरूरत है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो राज्य को इफेक्ट करेगी, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन बात करते हैं इसके द्वारा संविधान के उन उपबंधों का संशोधन किया जाता है जो संघात्मक ढांचे से संबंधित है। चलो देख लो ये चीज़ें, संघात्मक ढांचा, यहाँ पर एक बात आई है, संघात्मक ढांचा, ठीक है। ये संघात्मक ढांचा देख लेना इस चीज़ को, ये वर्ड है ना इतना इम्पोर्टेंट है ना, मतलब ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कितना इम्पोर्टेंट है। ये मूलभूत ढांचा जो हमारा संशोधन का जो संविधान में जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था वो केशवानंद भारती केस में आया था। केशवानंद भारती केस 1973 में, है ना। केशवानंद भारती केस 1973 में ये मूलभूत ढांचे का सिद्धांत हमने अपनाया था। उसमें कहा गया था कि भाई संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया है ना, है ना, संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया है उन्होंने जो बनाया वो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। तो अपन उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं ना, उसको बदलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हो जाएंगी, है ना। उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं तो चलेगा, है ना, ऐड करेंगे तो चलेगा, लेकिन उसमें से माइनस नहीं करेंगे, है ना। ये 1973 के बाद लागू हुआ, है ना। और वो क्या चीज़ें माइनस नहीं करनी है वो चीज़ें मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा, ये सारी चीज़ें कि हमको क्या चीज़ें माइनस नहीं करनी है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? संविधान का मूलभूत ढांचे सिद्धांत यही है ना।
मूलभूत ढांचे का सिद्धांत ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि संविधान में मूलभूत वो जैसे रूप में संविधान निर्माताओं ने जैसे रूप में हमें दिए है ना, उस रूप में ही उसको रखा जाए, उसमें कुछ चेंजेस ना किया जाए। हाँ, उसको उसमें कमी ना की जाए, उसमें कुछ ऐड कर सकते हो आप, लेकिन उसमें परिवर्तन क्या, उसको तो हटा ही दो वो उसके लिए। और उसको अगर हटाना भी है ना तो फिर ये संशोधन करना पड़ेगा। तो आप कुछ सोच सकते हो, अब इतना बड़ा कुछ काम करना है तो हमें विशेष राज्यों का समर्थन की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि हमारा देश राज्यों से मिलकर बना है ना। कोई देश कोई एक जगह का नाम नहीं है, ना ही हम जो है ना, जो टुकड़ों में बटे हुए हैं, जो ये राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, इन सब से मिलकर देश बना है। हम कोई राजस्थान अकेला देश नहीं है, या कोई पंजाब अकेला देश नहीं है ना। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इन राज्यों को इफेक्ट करेगी, और अगर इन राज्यों में कुछ भी चीज़ चेंजेज हुआ तो मतलब सीधे सीधे देश में चेंजेज होगा, है ना। तो वो चेंजेस हमको हटाने हैं, है ना। इसलिए हमें इनका समर्थन लेने की, इनका राज्यों का अंदर समर्थन जरूरी है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से वो चीज़ें हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं इस चीज़ पे, ओके चलो। हाँ, पहला कौन कौन सा है, आर्टिकल 368(2) में उन प्रावधानों, उन उपबंधों का उल्लेख है जो निम्न है, ठीक है। कौन कौन से में होता है। पहला है आर्टिकल 56, राष्ट्रपति का निर्वाचन, सब जानते होंगे। आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, किस रीति से उसका होगा, क्या रीति रहेगी, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मत प्रणाली है ना इनकी, ठीक है। तो क्या रीति रहेगी, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, वो सारा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आर्टिकल 55 के संबंधित, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आर्टिकल 73 के संबंधित, आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, वो भी ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है ना राज्यों की, उसके बाद मैंने डैश करके ये छोड़ा है, मतलब कि ये शक्ति का विस्तार है, ये है ना शक्ति का विस्तार है, क्या है शक्ति का, ये भी इधर लिखना था मुझे, और मैंने डैश करके छोड़ा ताकि ये मुझे नीचे वाला इसके नीचे आ जाएगा। तो मतलब कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें, आर्टिकल 73 में, ठीक है। और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें, आर्टिकल 162 में, ठीक है। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें है, आर्टिकल 162 में, समझ लो। और उसके बाद यूटी के, यूटी में समझा दिया आपको मैंने, यूटी मतलब केंद्र शासित यूनाइटेड टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ओके। तो हर बार बताऊंगा नहीं आपको मैं, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। यूटी के लिए एचसी मतलब हाई कोर्ट अब शॉर्ट नोट्स है मेरे, मतलब तो आप समझ लीजिएगा इसको, हाई कोर्ट है ना। तो इसमें कि यूटी के लिए हाई कोर्ट मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, तो आर्टिकल 241, आर्टिकल 241। उसके बाद है माल और सेवा कर परिषद, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना। माल और सेवा कर परिषद मतलब कि जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद, आर्टिकल 279 क, आर्टिकल 279 क, है ना, या तो क कर सकते हो या फिर इसको ए कह सकते हो, है ना, ये ठीक है। तो ये है आर्टिकल 279 क, इसको रुक से मैं बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 279 ए, है ना, ये जीएसटी काउंसिल, है ना। तो जीएसटी काउंसिल, उसके बाद सुनते जाना ये, ठीक है। उसके बाद भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, ठीक है। भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, भाग 6 अध्याय 5 राज्यों के हाई कोर्ट, भाग 11 अध्याय 1 संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध। अब देख लो आप, भाग 5 अध्याय 4, अध्याय 4 जो भाग 5 में जो अध्याय 4 है उसमें आर्टिकल 124 to 151 है, आर्टिकल है ना, ये मैंने साइड में आर्टिकल दे रखे हैं। ये मतलब कि आपको भाग 5 के अध्याय 4 में अगर आपको चेंजेस करना है, भाग 5 के अध्याय 4 अध्याय 4 में कितने आर्टिकल है, तो आर्टिकल है 124, आर्टिकल है 124, ठीक है ना, आर्टिकल है 124 और से 151, ठीक है। और अगर भाग 6 के अध्याय 5 मतलब भाग 6 के अध्याय 5 किससे संबंधित है, राज्यों के हाई कोर्ट से संबंधित है। भाग 6 अध्याय 5 राज्यों के हाई कोर्ट से संबंधित है, तो उसमें कुछ करना है तो आर्टिकल 214 से 232 ये आर्टिकल। और उसके बाद भाग 11 अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, तो आर्टिकल 245 से 255, ठीक है। ये आर्टिकल हो गए सारे, ठीक है। उसके बाद आता है 7वीं अनुसूची के किसी सूची, 7वीं अनुसूची की किसी सूची मतलब 7वीं अनुसूची आप जानते हो ना, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के, देखो 7वीं अनुसूची है ना, उसमें 3 है, ये 3 है, एक तो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची है, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ हैं। तो अगर इन तीनों सूचियों मतलब सूची से मतलब है कि ऐसे विषय जो केवल संघ के हाथ में, तो उनको तो डाल दिया संघ सूची में, ठीक है।
जो केवल संघ के हाथ में, जो केवल राज्य के हाथ में विषय, केवल राज्य ही उसमें विशेष प्रावधान करेगा तो वो राज्य को दे दिए। और समवर्ती का मतलब है कि दोनों मिलकर, दोनों के हाथ में, संघ भी कर सकता है और राज्य भी कर सकता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जो चीज़ें राज्य के हाथ में है उसमें प्रावधान तो राज्य ही करेगा, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि राज्य और केंद्र के बीच विवाद चल रहा है उस विषय को लेकर, तो उसमें संघ का विषय, संघ जो कहेगा ना वही फाइनल होगा, केंद्र जो कहेगा वही फाइनल होगा। इस बात का आप ध्यान रखना, जो ये केंद्र कहेगा ना वही फाइनल होगा। अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर भी अगर विवाद चल रहा है ना, तो वो भी अगर संघ कह रहा है ना, तो वो संघ जो कह रहा है वो फाइनल, मतलब केंद्र जो कहेगा वो फाइनल है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद संसद में राज्यों का प्रतिनिधि, अनुसूची 4, संसद में राज्यों का प्रतिनिधि, जो हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें जो राज्यों के जो प्रतिनिधि जाएंगे, जो अनुसूची 4 में बताए गए, अगर अनुसूची 4 में भी चेंजेस करना हमें, ठीक है, तो वो भी इसमें ऐड है। फिर और स्वयं अनुच्छेद 368, मतलब स्वयं खुद अनुच्छेद आर्टिकल स्वयं 368, मतलब इस खुद में भी अगर चेंजेस, जो हमें संविधान संशोधन की आज्ञा देता है उसमें खुद में भी अगर संशोधन करना है तो भी हमें विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होगा। समझ रहे हो इस सारी चीज़ को? तो मेरा मोटिव क्या था ये सारी चीज़ें बताने का आपको, अभी मैं आपको बताता हूँ, है ना। अब मैंने जो सारी चीज़ें आपको बताई है ना, इन सारी चीज़ों जो मैंने अभी आर्टिकल बताया, जो आपको मुझे आपको जो मैंने आपकी बताए हैं, इन सभी आर्टिकल और सभी प्रावधानों में अगर कुछ चेंजेस करना है ना, तो मुझे सीधा नहीं कर रहा हो, ना साधारण से होगा ना विशेष से होगा। विशेष तो चाहिए प्लस मुझे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हो? ये बात है, समझ लो। तो अभी आपको इसमें मतलब याद क्या रखना है, याद आपको इसमें ये आपको आर्टिकल याद रखने हैं, जैसे कि आर्टिकल 56, ये मैं बता रहा हूँ, ये सीधे पूछेंगे। अभी लिखा हुआ नहीं आएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या, ये 1 लाइनर क्वेश्चन का टाइम गया जब ऐसा पूछते थे, क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन में आता है? ये 1 लाइनर क्वेश्चन का टाइम गया। अभी तो अभी सीधी चीज़ कुछ नहीं पूछेंगे, हमें सीधा बोलेंगे कि विशेष बहुमत आर्टिकल 368(2) के अनुसार क्या क्या संशोधन के प्रावधान है। फिर हमें 3 तो ये आर्टिकल दे देंगे, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, और एक आर्टिकल चेंज करके हमें दे देंगे कोई भी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ये पीछे आर्टिकल 2 इसमें ऐड कर देंगे। तो फिर हमें छांटना होगा, उसमें से अलग करना होगा कि भाई कौन सा आर्टिकल है जो है ना। तो वो चीज़ें तो हमें आर्टिकल याद करने होंगे। तो आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 55 भी ऐड है इसमें, ये दोनों राष्ट्रपति संबंधित है। फिर संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 73, फिर राज्यों की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 168, 162, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाईकोर्ट आर्टिकल 241, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 क, और भाग 5 अध्याय 4, और आर्टिकल ये देख लो। इन सब आर्टिकलों में चेंजेस करना है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन की। 214, 232, आर्टिकल 214 से 232, आर्टिकल 245 से 255, 7वीं अनुसूची के सभी विषय, संसदों और राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4, है ना, और स्वयं अनुच्छेद आर्टिकल 368। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने मूल ढांचा माना है ना, कि ये भी हमारा मूल ढांचा है। इनको कुछ छेड़छाड़ आप नहीं करोगे, और करना है तो फिर आपको देख लो, आपको फिर ये संशोधन करना ही पड़ेगा। समझ लो, ये संशोधन आपको करना ही पड़ेगा। तो समझ में आ गई बात। तो मतलब कि हमने संविधान संशोधन का काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आज हमने डिस्कस कर लिए कि कौन कौन चीज़ें हैं जिनमें संविधान संशोधन कैसे कैसे हो सकता है। तो अब मेरी बात सुनो। मैंने आपको विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन बता दिया है ना, मैंने आपको विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन बता दिया, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि साधारण बहुमत में कौन कौन से है ना, मैंने आपको ये भी बता दिया कि साधारण बहुमत में कौन कौन से है, ठीक है। तो जब मैंने ये क्लियर करा दिया आपको, जब मैंने ये क्लियर करा दिया आपको, तो अब जो बचेंगे वो सब किस में आएंगे, है ना। कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि इसी में आएंगे ना, ये कॉमन सेंस वाली बात हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो अभी आपको इनके अलावा कुछ भी पूछता है आर्टिकल, तो वो आपको सीधा इसमें विशेष, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन है ना, कोई एक संशोधन नहीं जो 4-5 इनकी तरह गिने चुने नहीं है, जो मैं यहाँ पर लिखवा के आपको सब फालतू, ये टाइम वेस्ट होगा है ना अपना। तो अभी अपने जो इंपॉर्टेंट है ना वो आप इसमें इससे बाहर नहीं जाने वाला अपना क्वेश्चन, और है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब संविधान संशोधन वाला टॉपिक आपका मोस्टली कवर हो गया है ना, ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं आपको है ना आधारभूत या मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, टाइम वैसे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अभी मैं कोशिश करूँगा आपको कल है ना, कल की क्लास में आपको ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दे दूँगा। फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर उसके बाद ये 42 संविधान, फिर छोटे मोटे संविधान संशोधन कल हो जाएंगे। ये कुछ ज़्यादा समझाना जरूरी था आपको, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट अभी आपको ज़्यादा टॉपिक मतलब खींचूंगा नहीं मैं, है ना। चलो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँ, नहीं तो फिर मुझे खुद का भी मेरा टाइम मतलब
अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। तो आप मुझे बताइए कैसा रहा मेरा ये सेशन और आपको कैसा लगा। कल अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, कहाँ से लिया गया, क्यों लिया गया, कौन कौन से आधारभूत ढांचे में शामिल है, कौन कौन नहीं है, और किस किस बात में कौन कौन से आधारभूत ढांचे शामिल किए गए। अभी सेट का एग्जाम था, उधर उसमें ये भी क्वेश्चन था, है ना। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊँगा। उसमें क्वेश्चन तो ये था, मैं आपको बता दूँ, उसमें क्वेश्चन आया था कि संवैधानिक DPSP विधि का नियम, संवैधानिक संबंध, मैं क्वेश्चन कल देख के आपको बताता हूँ, है ना। अभी मैं कुछ ऐसे इनडायरेक्टली और एग्जैक्ट कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे आपका प्यार मिले, और इसी के साथ अभी मैं इस क्लास को विराम देता हूँ। बाकी का डिस्कशन अपन कल करेंगे। तो ओके, थैंक यू गाइस। RK स्टडी ग्रुप को अगर सही लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाकी मेरा आपको जो पढ़ाना है वो मैं आपको कंटिन्यू करूँगा अगर हुआ तो, है ना। ठीक है।